Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So today we are going to study the chapter 1 of our general elective course Introduction to the Indian Constitution. तो आज हम Introduction to the Indian Constitution का अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। पहला चैप्टर है हमारा Constitutional Antecedents and the Making of the Constitution of India, यानी जो भारत का संविधान के जो हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहे हैं और हमारे भारत के संविधान के बनने की जो प्रक्रिया रही है, दैट मीन्स मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उन सभी के ऊपर हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सो वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस लेक्चर. So if you want to download this study material, the link is in the description. You can download it from there, as well as it is also available on the Telegram channel. So let's start. Let's have an overview of the chapter first. तो यार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को पता ही होगा कि इंडिया का सुप्रीम लॉ है, यानी सर्वोच्च कानून है जो कि हमारे इंडिया को गवर्न करता है पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम्स जो हैं कंट्री के, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। और इसको 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व का। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की हिस्ट्री में एक रिमार्केबल अचीवमेंट, इतना लंबा संविधान होने का एक रिमार्केबल अचीवमेंट भारत के संविधान को प्राप्त है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी है, द स्टडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एसेंशियल फॉर सिटीजन्स, स्कॉलर्स एंड पॉलिसी मेकर्स अलाइक, यानी सभी के लिए भारत के संविधान की समझ और उसका ज्ञान होना समान रूप से ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंडिया के डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए, और इसमें हमारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के सिटीजन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन सभी को मेंशन किया गया है। हमारी जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इन सभी को एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक समानता से दर्शाया गया है और सभी के लिए समान अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, तो आगे इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है बेसिकली जो हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, आइडियाज़ रहे हैं जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जो भी सोर्सेज, आइडियाज़ और इन्फ्लुएंसेस, हिस्टोरिकल, कल्चरल एज वेल एज पॉलिटिकल आइडियाज़ जिन्होंने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है, उन सभी को हम एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स बोलते हैं। और these antecedents can include various legal system, historical events, philosophical concepts, constitutional documents and societal practices that have shaped the formation and content of the particular constitution. So this was the basic overview. Let's move towards the chapter. तो सबसे पहले समझते हैं कि संविधान होता क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। आसान भाषा में कहें संविधान क्या होता है, तो एक बेसिकली ये एक बुक ऑफ लॉ है, यानी कानून की एक किताब है जिसको हम लॉ बुक भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो संविधान होता क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, रूल्स एंड लॉज दैट कॉन्स्टिट्यूट द लीगल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री एंड डिटरमाइन हाउ दैट एंटिटी इज़ टू बी गवर्नड। यानी संविधान क्या है? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड लॉ का एक लीगल बेसिस है, यानी एक ऐसा सेट है फंडामेंटल प्रिंसिपल, रूल्स और लॉस का, जिसमें एक कंट्री की या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या एक जो देश होता है या राज्य होता है उसके कानूनों के बारे में लिखा होता है। ये एक ऐसी किताब होती है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि वो एंटिटी कैसे गवर्न की जाएगी, चाहे वो कंट्री हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो। तो संविधान जो है वो किसी कंट्री का ही नहीं होता, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी
संविधान हो सकता है। जैसे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उनका अपना अलग संविधान होता है कि पार्टी के अध्यक्ष का कैसे चुनाव होगा, उसमें पार्टी के अध्यक्ष कितने साल के लिए उसमें रहेंगे, मेंबर से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जबकि जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कंट्री में सभी के लिए लागू होता है, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, रूल्स और लॉज की बात की गई होती है, राइट्स की बात की गई होती है, कानूनों की बात की गई होती है। और ऐसी ही किताब को हम, एक ऐसे ही सेट को हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। नाउ व्हाट हैज़ बीन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐतिहासिक इसके परिप्रेक्ष्य क्या क्या रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या क्या रहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इंडिया की जो जर्नी है कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशन में, वो एक डीपली इन्फ्लुएंस्ड है बाय इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, या फिर सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड हो, या फिर लोगों का एस्पिरेशंस, लोगों का जो एस्पिरेशंस रहा है सेल्फ गवर्नेंस के प्रति, इन सभी चीज़ों ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स इन शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द कंट्री। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान जो हमारे लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर, ये एक तरीके से प्रोमिनेंट फिगर्स के रूप में उभर करके आए और इन्होंने पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस के बारे में बात की, उनको रिप्रेजेंटेशन किया। और इनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी, देयर आइडियोलॉजीज़ एंड विज़न फॉर अ फ्री इंडिया हैवली इन्फ्लुएंस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा है। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा जिसकी वजह से हमें अपने संविधान की ज़रूरत पड़ी, वो था भारत के अंदर ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजी हुकूमत का शासन, जिसकी वजह से हमें अपने संविधान की मांग करने की ज़रूरत पड़ी। तो इंडिया जो है हमारा, वो लगभग 200 साल की गुलामी के अंदर रहा, ब्रिटिश रूल के अंडर रहा, मिड 18 सेंचुरी से लेकर के 1947 तक। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन अपना इस्टेब्लिश करके रखा था इंडिया के अंदर, जो कि गवर्नर जनरल के द्वारा हेड किया जाता था। और इन जो गवर्नर जनरल्स होते थे, ये ब्रिटिश मोनार्क, यानी ब्रिटेन में जो मोनार्की सिस्टम था, वहाँ पे जो मोनार्की थी, वहाँ के लोग अपॉइंट करते थे कि इंडिया में गवर्नर जनरल कौन होगा, यानी एक तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी उन्होंने इंडिया को बना के रखा था। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इसमें एक हायरार्कियल सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, जिसके अंदर विच वॉज डिज़ाइंड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जिसका मकसद एक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत, यानी जो ब्रिटिश एम्पायर था, अंग्रेज शासन था, उसी को लाभ पहुंचाना था। इंडियंस की कोई इसमें बेनिफिट की बात नहीं होती थी। सो दिस सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस, यानी ना ही ऐसे सिस्टम में जब जो वो लोग हमारे ऊपर शासन करते थे, तो इसमें इन्होंने हमें इंडियंस को कोई रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था, और जिसकी वजह से फिर हमें अपने संविधान की मांग करनी पड़ी, आज़ादी के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। नेक्स्ट इज़ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, यानी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट रहे इंडिया में, उनका क्या क्या योगदान रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। So the Indian nationalist movement was a political and social movement that emerged in the late 19th century in response to the British colonial rule. तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के रेस्पॉन्स में भारत में आज़ादी के आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन को पॉलिटिकली और सोशली बढ़ावा मिला, और 19वीं शताब्दी में ये सारे मूवमेंट इमर्ज करके आते हैं। So the movement was led by a range of individuals and groups, including Indian National Congress, which was found in 1885, और बहुत सारे ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स इन मूवमेंट को लीड कर रहे थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी शामिल थी, जिसे 1885 में फाउंड किया गया था। द मूवमेंट एम टू सिक्योर पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नेंस फॉर इंडियंस, एंड इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रेंज ऑफ टैक्टिक्स
इंक्लूडिंग प्रोटेस्ट, सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। और ये जो मूवमेंट थे इसके अंदर पॉलिटिकल राइट्स और सेल्फ गवर्नेंस की मांग की गई, यानी इंडियंस को अपना स्वतंत्र अधिकार मिलने की बात की गई। और इसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट, सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंसेस शामिल थे। नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस का क्या रोल रहा हमारे संविधान के लिए एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने में। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक की प्लेयर थी, यानी एक मुख्य रूप से अपना दायित्व निभा रही थी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में। The Congress was initially founded as a platform for Indian elites to engage with the British government and to advocate for Indian interest। तो बेसिकली पहले क्या था कि जो कांग्रेस थी वो इंडियन एलिट्स के लिए, जो भारत के एलिट क्लास पॉलिटिकल लोग थे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म थी जिसके थ्रू वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इंगेज करते थे और इंडियन इंटरेस्ट को एडवोकेट करते थे। जो भारत के जो इंटरेस्ट थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनकी वकालत करते थे, एडवोकेट्सी करते थे। लेकिन फिर बाद में जो कांग्रेस हुई वो एक तरीके से पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन के लिए एक व्हीकल बन गई। आज़ादी के आंदोलन में, राजनीतिक आंदोलनों के लिए एक व्हीकल के रूप में उभर करके आई और फिर स्ट्रगल में, इंडियन इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में फिर कांग्रेस ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर कांग्रेस ने एक तरीके से मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन्स चलाए और एक बड़े लेवल पे कोलिशंस भी बनाए जिसके अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड्स और रीजन्स के लोग शामिल थे। तो ये रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल इन मेकिंग ऑफ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Next point is the demand for self-governance. So, the Indian nationalist movement demanded self-governance and constitutional reforms as a means of securing political rights and autonomy for Indians. तो जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे उसमें क्या मांग की गई कि हमारे पास इंडिया में सेल्फ गवर्नेंस हो, यानी ब्रिटिश हुकूमत का शासन ना हो, हम खुद ही अपने आप को गवर्न करेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया जाए जिसमें पॉलिटिकल राइट्स और इंडियंस के ऑटोनॉमी की बात को सिक्योर किया जाए। यानी बेसिकली एक तरीके से सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम की मांग रखी गई। द मूवमेंट कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विद इंडियंस हैविंग अ ग्रेटर सी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इन आज़ादी के आंदोलनों में, राष्ट्रवादी आंदोलनों में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात रखी गई जिसमें कहा गया कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की स्थापना की जाए जिसमें भारतीयों का, इंडियंस का एक ग्रेटर से रहे, उनका जो सरकार हो उसमें अपनी डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में उनकी इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट रहे। So the demand for constitutional reform was aimed at creating a framework of self-governance and political autonomy, and it was so seen as a crucial step towards Indian independence। और इस तरीके से जो सेल्फ गवर्नेंस और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की मांग थी ये भारत के इंडिपेंडेंस में एक क्रूशियल स्टेप के रूप में उभर करके आई। सो ये सारी चीज़ें एक तरीके से हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती हैं कि किन किन चीज़ों ने हमारे संविधान को अल्टीमेटली हमें संविधान की मांग करने के लिए शेप किया। नाउ द नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स रेफर टू द हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, आइडियाज़ एंड सोर्सेज दैट प्रोसीड एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स वो चीज़ें हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली, कल्चरली एंड पॉलिटिकली वो आइडियाज़ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस किया है, अपना योगदान दिया है, ऐतिहासिक रूप से, कल्चरल रूप से या फिर राजनीतिक रूप से,
जितने भी आइडियाज़ या फिर फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट्स की जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन मिला है, उन सभी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स के अंदर पढ़ते हैं। एंड दीज एंटीसीडेंट्स कैन इंक्लूड वेरियस लीगल सिस्टम्स, historical events, philosophical concepts, constitutional documents, and societal practices that have shaped the formation and content of a particular constitution. और ये जो सारे एंटीसीडेंट्स हैं इसके अंदर हमारे लीगल सिस्टम की बात हो या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात हो या फिर फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट्स की बात हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स की बात हो या फिर सोसाइटल प्रैक्टिसेस की बात हो, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में, कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। नाउ लेट्स सी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमारे संविधान को लिया गया है और कैसे हमारे संविधान को एक तरीके से डेवलप किया गया है। सो द फर्स्ट इज़ मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये जो रिफॉर्म है यार, ये 1919 में आया। Montague-Chelmsford reform in 1999. It was marked as a significant step forward in India's constitutional development. और ये एक तरीके से significant step था इंडिया के constitutional development में। The reforms expanded the legislative council, giving Indians a greater say in decision making process. और इसके अंदर इस रिफॉर्म जो लाया गया, इस रिफॉर्म के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपेंड किया गया और इसमें इंडियंस को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिली। द रिफॉर्म्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरकी विच डिवाइडेड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट बिटवीन द ब्रिटिश अपॉइंटेड गवर्नर्स एंड इंडियन मिनिस्टर्स। और ये जो रिफॉर्म था, इस रिफॉर्म के अंदर डायरकी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें ऐसा डिवीज़न किया गया कि जो गवर्नमेंट होगी वो ब्रिटिश अपॉइंटेड गवर्नर्स और इंडियन मिनिस्टर्स के बीच में डिवाइडेड होगी, यानी जो भी रीज़न होंगे उसमें ब्रिटिश के द्वारा एक अपॉइंटेड गवर्नर होगा और वहाँ की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी उसमें जो इंडियन मिनिस्टर्स होंगे वो वहाँ के लिए होंगे। ठीक है, While the reforms fell short of Indian nationalist aspirations, they were an important precursor to the eventual creation of a more representative and democratic system of governance. जबकि ये जो रिफॉर्म थे इसमें इंडियन नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को कुछ हद तक जगह मिली, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम ही जगह मिली इंडियन नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को, लेकिन ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट इवेंचुअल क्रिएशन, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप उभर करके आता है मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के कारण। ठीक है, नेक्स्ट एंटीसीडेंट इज़ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब भारत आता है, साइमन कमीशन को इंडिया में ब्रिटिश अपॉइंटेड एक तरीके से कमीशन था। Simon Commission was a British appointed commission that was tasked with reviewing India's constitutional framework and making recommendations for reform. तो साइमन कमीशन को ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था और इस कमीशन को एक तरीके से टास्क मिला था कि ये भारत में आकर के जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको रिव्यू करे और उसके हिसाब से रिकमेंडेशंस बनाए और कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इंडिया का उसमें क्या क्या और रिफॉर्म किए जाने हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के ये साइमन कमीशन का गठन किया गया था और उसे ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत भेजा गया। फिर द कमीशन वॉज हैवीली क्रिटिसाइज्ड बाय इंडियन नेशनलिस्ट हु सॉ इट एज एन अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मेंटेन कंट्रोल ओवर इंडिया। लेकिन फिर इस कमीशन को इंडियन नेशनलिस्ट जो थे हमारे भारत में, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन सभी ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया इस कमीशन को और उन्होंने इस स्टेप को एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत के ऊपर कंट्रोल जमाने का एक अटेम्प्ट की तरीके से देखा। जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने इसका विरोध किया और बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक तरीके से इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है
इसलिए इस कमीशन को अपॉइंट किया गया है और ये लोग हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं। जबकि इंडियन नेशनलिस्ट की क्या मांग थी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं लिखेंगे। So the Commission's recommendations, which were published in 1930, proposed a number of reforms, including the establishment of a federal system of government and the expansion of the franchise. लेकिन कमीशन की जो फिर बाद में कुछ रिकमेंडेशंस हमें देखने को मिलती हैं, जो कि 1930 में इन्हें पब्लिश किया गया इन कमीशंस की रिकमेंडेशंस को। और इस साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया कि इंडिया में एक फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट का फेडरल सिस्टम होना चाहिए और फ्रेंचाइज का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और डिवीज़न होना चाहिए गवर्नमेंट की पावर्स के अंदर। सो दिस वाज द रोल ऑफ साइमन कमीशन इन मेकिंग ऑफ द एंटीसीडेंट्स ऑफ द इन क्रिएटिंग एन एंटीसीडेंट्स फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज़ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का क्या योगदान रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो द नेहरू रिपोर्ट वाज अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ कमिटी चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू विच आउटलाइंड अ विजन फॉर इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर। तो नेहरू रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट था जो कि एक कमिटी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, जिसके चेयरपर्सन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस नेहरू रिपोर्ट में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर की एक आउटलाइंड विज़न को तैयार किया गया इस रिपोर्ट के अंदर। द रिपोर्ट कॉल्ड फॉर इंडिया टू बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए ब्रिटिश एम्पायर के अंदर विद अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड बिल ऑफ राइट्स। डोमिनियन स्टेटस का मतलब बेसिकली होता है कि हमें फेडरल सिस्टम, एक डिवीज़न ऑफ पावर किया जाए जिसमें गवर्नमेंट का फेडरल सिस्टम हो, मिनिस्टर्स हमारे हों, हम सेल्फ गवर्निंग बॉडी हो और हमें अधिकार दिए जाएं, बिल ऑफ राइट्स, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स ग्रांट की जाए, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि हम पूरी तरीके से हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से आज़ादी चाहिए, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। दिस रिपोर्ट कॉल्ड फॉर इंडिया टू बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ही ये सारी चीज़ें हों। ठीक है, इसमें डोमिनियन स्टेटस इंडिया को ग्रांट किया जाए। द रिपोर्ट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी जिसमें यह मांग की गई कि इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना हो, इस मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, और पर इसको नेहरू रिपोर्ट को एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। सो दिस वाज द नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट इज़ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का क्या योगदान रहा हमारे संविधान को बनने में। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, ये एक तरीके से मीटिंग हुआ करती थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस द्वारा सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हेल्ड इन लंदन, जो कि लंदन में हेल्ड की जाती थी, लंदन में होती थी। किन के बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में। और इस मीटिंग्स में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर के बारे में डिस्कशन किया जाता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस थी, ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म थी। दिस कॉन्फ्रेंसेस वर एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन नेशनलिस्ट टू वॉइस देयर डिमांड्स फॉर सेल्फ गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड को राइज करने के लिए इंडियन नेशनलिस्ट्स, जो भारत के राष्ट्रवादी लोग थे, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें वो ब्रिटिशर्स के सामने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर की बातें रखते थे, जो इंडिया के लीडर्स होते थे वो लोग। However, the conferences ultimately failed to produce a consensus on the future of India's governance। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, इसमें इंडिया के फ्यूचर
इंडिया के जो गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर जो है उसके बारे में कोई सहमति नहीं बन पाई, और इस तरीके से जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई ये अल्टीमेटली फेल हो गई। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 में आया, इसका क्या योगदान रहा हमारे भारत के संविधान में। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 was a major piece of legislation that significantly expanded India's constitutional framework। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, ये एक मेजर पीस ऑफ लेजिस्लेशन था, गवर्न करने के लिए एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था। और ये जो एक्ट था ये एक पॉलिटिकली, एक बेसिकली इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के रूप में उभरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सो द एक्ट इस्टेब्लिश्ड अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट के फेडरल सिस्टम की बात की गई, with a bicameral legislature at a national level and elected provincial assemblies। और यहाँ पे bicameral legislature की बात की गई जहाँ पे एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी उसके बाद फिर इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबलीज़ होंगी। जो प्रोविंशियल जो इलाके थे, प्रांतीय जो क्षेत्र थे, वहाँ पे प्रोविंशियल असेंबलीज़ के भी इलेक्शन होंगे। एंड the act also introduced a range of constitutional reforms including an expansion of franchise, separation of power and establishment of an independent judiciary। और इस एक्ट के अंदर और बहुत आगे डिवीजन्स की बात की गई, सेपरेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई, और इस एक्ट में इंडिपेंडेंट जुडिशरी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी प्रावधान थे। सो दिस वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में प्रभाव डाला। ठीक है, बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली बना वो इन सभी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर के ही बना है ना। आप देखेंगे तो एक तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिस्टम है, वो सारी चीज़ें इन्हीं सारी एंटीसीडेंट से डिराइव की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट इज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इन्फ्लुएंस रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इन सेवरल एरियाज सच एज फंडामेंटल राइट्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे जो इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हो गया और हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ये सारी चीज़ें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिर ये सारी चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट इज़ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इन्फ्लुएंस रहा। सो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को 1937 में अडॉप्ट किया गया था और इसने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया। जैसे कि जो डीपीएसपी का सिस्टम है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की गई है, ये चीज़ें जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स थी, यानी बेसिकली ये सारी चीज़ें जो भी हमने ऊपर पढ़ी ये एक तरीके से आइडियाज़ और इन्फ्लुएंसेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में। इन्हीं सारी चीज़ों से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन एंड मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ों ने हिस्टोरिकली, कल्चरली एंड पॉलिटिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यहीं से जो है एक तरीके से इंडिया में लीगल सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट इन सभी चीज़ों से डिराइव की गई। सो दीज वर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ आवर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान हमारा कैसे बना। तो जो पूरा प्रोसेस है इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा भारत के संविधान के बनने में, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बनना है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो
मेकिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट और रिमार्केबल चैप्टर रही है भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर। और भारत की जो जर्नी है अपनी एक सोवरेन नेशन होने के लिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन होने के लिए, उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बनना है वो एक रिमार्केबल चैप्टर है, ऐतिहासिक एक तरीके से पार्ट है, चैप्टर है। द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ मोन्यूमेंटल टास्क अंडरटेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसके अंडर में हुआ, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, विभिन्न राज्यों के लोग हमारे देश से आए हुए थे। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना इन सभी लोगों ने योगदान दिया और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है संविधान के बनने में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है हमारी वो 1946 में इस्टेब्लिश की जाती है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक है। और इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें 299 सदस्य थे, 299 मेंबर्स वर देयर, एंड दीज वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। और ये जो सारे मेंबर्स थे ये जो पहले इंडिया का जब यूनिटी नहीं हुई थी, जब स्टेट्स नहीं बने थे, उससे पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थे और जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी वहाँ से जो मेंबर इलेक्ट किए गए थे या फिर जो नॉमिनेट किए गए थे वो सारे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। उन्होंने अपने रीजन का रिप्रेजेंटेशन किया एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। So the assembly deliberated upon various constitutional issues, debated key provisions and ultimately adopted the constitution। और ये जो असेंबली थी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ के ऊपर चर्चा हुई और की जो प्रोविजंस हैं संविधान के अंदर, जो प्रोविजंस हैं, राइट्स हैं, लॉज हैं, एक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उन सभी के ऊपर चर्चा हुई और अल्टीमेटली हमारे संविधान को संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। और ये जो असेंबली थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चल के जिन्हें इंडिया का पहला प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया, एंड ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो ये था पहला स्टेप कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई संविधान को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जो संविधान का प्रारूप है एक तरीके से वो तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। सो द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंटरेस्टेड टू अ कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नोन एज ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था उसको बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एंड दिस कमेटी प्लेड अ पिवोटल रोल इन प्रिपेयरिंग द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का इनिशियल जो ड्राफ्ट था उसको प्रिपेयर करने में इस कमेटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, टेकिंग इनटू अकाउंट्स द इनपुट्स एंड सजेशंस फ्रॉम वेरियस मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो वेरियस मेंबर्स थे जो कि अलग अलग हिस्सों से चुन करके आए थे भारत के, उन सभी की बातों का, उन सभी के जो इनपुट्स थे, उनके जो सजेशंस थे, उन सभी की बातों का ध्यान रख करके एक कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशियल ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रिपेयर किया। नेक्स्ट स्टेप वाज द कंपोजिशन ऑफ द असेंबली। असेंबली में अब कौन कौन से लोग थे? So the assembly was composed of representatives from a range of backgrounds and religions, including politicians, lawyers and academics and activists। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें एक तरीके से डाइवर्स कल्चर के लोगों को हमें देखने को मिलता है।
इसमें अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग, अलग अलग रीजन्स के लोग अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, जिसमें पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, एकेडमिक्स एंड एक्टिविस्ट सभी लोग इस असेंबली में शामिल थे. So the assembly was also notable for its diversity, with members representing different religions, caste and languages. और ये असेंबली में हमको डाइवर्सिटी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने को मिलती है, जिसमें जो मेंबर्स थे वो अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कास्ट और अलग अलग लैंग्वेजेस से भी बिलोंग करते थे. सो दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ द असेंबली. नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स. अब जब सारी प्रक्रिया हो गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, तो फिर डिबेट्स होना स्टार्ट हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें रखी जाए, क्या क्या लॉज बनाए जाए, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुई. सो द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इंगेज इन डिटेल्ड डिस्कशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के जो वेरियस एस्पेक्ट्स थे उसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर. फंडामेंटल राइट्स, principle of governance, distribution of power between the center and state, social justice and minority rights were some of the key areas of debate. और ये जो सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन, सोशल जस्टिस, मिनॉरिटी राइट्स, इन सभी के ऊपर जो है एक तरीके से अच्छे से डिबेट की गई. ये एक इम्पॉर्टेंट डिबेट के टॉपिक्स रहे. So the assembly members expressed their opinions, presented arguments and deliberated upon the best possible provisions to ensure a just and inclusive society. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन सभी ने अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया, अपने आर्गूमेंट्स प्रेजेंट किए और जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रोविजंस निकल करके आया, जो भी सोसाइटी के लिए एक तरीके से फेयर हो, जस्ट हो, उसको फिर अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया. फिर रोल ऑफ की फिगर्स, यानी जो मेन लीडर्स थे हमारे, उनका क्या योगदान रहा इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर. तो जो हमारे मेन लीडर्स थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल, ये जो तीनों हैं ये एक तरीके से मेन लीडरशिप के जो है पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में. नेहरू जो कि बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, ये एक लीडिंग मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. अंबेडकर जो कि एक दलित थे जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है, एंड ही वाज द लीडिंग एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. ये जो अंबेडकर थे वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यानी जो दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन सभी की जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार होने चाहिए वो उसकी एक तरीके से वकालत करते थे, उनको उनका पक्ष रखते थे संविधान सभा के अंदर. एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविज़न ऑन फंडामेंटल राइट्स. और इसमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स जो भी हैं उन सभी के ऊपर एक ड्राफ्ट तैयार करने का एक इम्पॉर्टेंट रोल B.R. अम्बेडकर का रहा है. पटेल जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर रहे, इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा. इन्होंने प्रिंसली जो स्टेट्स हैं उनके साथ नेगोशिएशन करके इंडियन यूनियन में उनका इंटीग्रेशन करवाया. सरदार पटेल ने जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो विभिन्न टुकड़ों में भारत का विभाजन था, उसको फिर इंटीग्रेट किया इंडियन यूनियन के अंदर और भारत गणराज्य की स्थापना हुई. नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बरोइंग्स. ये सारी चीज़ें हो गई. अब हमें विभिन्न अलग अलग जगहों से कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न्स हैं उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ी. वो हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बरोइंग्स के अंदर. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उनको बनाने वाले थे, उन्होंने वेरियस सोर्सेस का सहारा लिया. उन्होंने अलग अलग जगहों के संविधान को भी देखा और परखा. अलग अलग जो पिछले ब्रिटिश सरकार के कानून थे उनको भी देखा और उससे फिर चीज़ों को जो इंडियंस के लिए सूटेबल थी वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक तरीके से संविधान के लिए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट.
और दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, आयरलैंड, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सभी ने भी प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस को इन्फ्लुएंस किया भारत के संविधान में। अभी हमने ऊपर पढ़ा उनकी क्या क्या चीज़ें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, डीपीएसपी वगैरह को जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग्स के अंदर। बट अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों को स्टडी करके उसको मॉडिफाई करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिर उसको संविधान के अंदर डाला गया है। However, the framers adopted and modified these influences to suit the Indian context and address the country's unique challenges. और ये सारी चीज़ें जो भी अडॉप्ट की गई हैं इसको भारत के परपेक्ष से देख करके उसके अंदर फिर चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इसे डाला गया है। और जब सारी चीज़ें बन गई, सारी चीज़ें लिख गई, ड्राफ्ट रेडी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर अल्टीमेटली इसे अडॉप्ट किया गया और फिर लागू कर दिया गया। अडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो संविधान सभा ने जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया। यानी ये मान लिया गया कि अब से जो 26 नवंबर 1949 है ये हमारा संविधान होगा। लेकिन अल्टीमेटली फिर इसे 26 नवंबर 1950 को इफ़ेक्ट में लाया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया इस संविधान को। अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन हुआ वो सिग्निफिकेंट मोमेंट रहा इंडिया की हिस्ट्री में, एक ऐतिहासिक क्षण रहा, मार्किंग द कंट्रीज ट्रांजिशन टू अ डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और संविधान के लागू होने के साथ ही संविधान के लागू होने के साथ जो सिग्निफिकेंट मोमेंट था उसमें डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में फिर जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसको हटा करके एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक गवर्नेंस का सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। ये था हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का प्रोसेस, यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इन डिटेल। इससे बाहर की कुछ भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही होंगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको PDF के अंदर भी लिंक्स मिल जाएंगी, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर पाएंगे। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज लेक्चर एंड नोट्स की प्लेलिस्ट आपको PDF में भी देखने को मिल रही होंगी और ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस स्टडी मटेरियल। द लिंक इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो वी हैव कवर्ड कि जो हमारा एंटीसीडेंट्स क्या क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज़ अ लॉ बुक, अ बुक ऑफ law. So this was all about the first chapter, that is antecedents and the making of the Constitution of India. Please share your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.